मैं बिमल सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। यानी कि पहले चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, उनके बारे में बात करेंगे। जो आपके यूपीएससी, यूपी पीसीएस, जिस भी स्टेट का आपका पीसीएस है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो उसके 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यू प्रीलिम्स के लिए, तो वो आज कवर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है। देखिए, तो इसका पहला ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्योंकि देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है वो एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, जिसके अंतर्गत राज्य अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं जो है विद्यमान रहती हैं इसके अंदर। और इसमें राज्य या सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र जितने भी होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों परस्पर सहयोग करके एक रूप में कार्य करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों की जिम्मेदारियां भी रहती हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की रहती हैं वो सभी। ठीक है, और बाकी आर्थिक गतिविधियों को बाजार के निजी समूहों के लिए छोड़ दिया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखो, एक तो आर्थिक क्रियाओं को बाजारी शक्तियों कह सकते हो आप, या मांग कह सकते हो, पूर्ति कह सकते हो, उसकी स्वतंत्रता आर्थिक क्रिया पर छोड़ दिया जाता है। यही क्या कहलाती है, आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ऑप्शन ए, बृहद एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व। ऑप्शन बी, आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग। ऑप्शन सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये आपका यूपी पीएससी मेंस 2013 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। यानी कि भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका अर्थ होता है कि सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र हैं उन सभी का सह अस्तित्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। ऑप्शन ए, गांधीवादी व्यवस्था पर। ऑप्शन बी, समाजवादी व्यवस्था पर। ऑप्शन सी, पूंजीवादी व्यवस्था पर। ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। ये आपका यूपी पीएससी प्री 2007 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। जो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि। जो एक्स देश माना है यहाँ पे, और इसने कहा है कि उसमें आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी, कब होगी, यदि। ऑप्शन ए दिया है इसने, विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीक की प्रगति होती है। ऑप्शन बी है, एक्स में जनसंख्या वृद्धि होती है, एक्स में पूंजी निर्माण होता है। और ऑप्शन डी है आपका, विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि देश में पूंजी का निर्माण होगा तो देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। ठीक है, ये आपका आईएएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन दिया है आपको, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए, उद्योगपतियों का। ऑप्शन बी, निजी फर्मों का। ऑप्शन सी, सरकार का। ऑप्शन डी, उपभोक्ताओं का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप जानते हो कि इसने बोला है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है। तो ये तो आपका सरकार का ही रहेगा केंद्र में। तो ठीक है, तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है।
ये आपका, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन, श्रम शक्ति संसाधन, पूंजी संसाधन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवहार। देश की वृद्धि में सामाजिक व्यवहार अनार्थिक तत्व है। ठीक है, ये आपका RAS RTS 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है किस पर? ऑप्शन ए है आपका व्यष्टि स्तर पर, समष्टि स्तर पर, व्यष्टि एवं समष्टि दोनों पर, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, समष्टि स्तर पर। क्या है? समष्टि स्तर पर। ठीक है, जो भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दे हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वो समष्टि स्तर पर किया जाता है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता दूं कि इसके समष्टि स्तर होता क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र को बृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं, अर्थात आप कह सकते हो संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जैसे आप कह सकते हो राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति। ठीक है, मौद्रिक नीति हो गया आपका, सरकारी बजट हो गया, आर्थिक समृद्धि हो गई, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब इत्यादि जितने भी होते हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? समष्टि अर्थव्यवस्था के। तो समष्टि अर्थशास्त्र सभी आर्थिक इकाइयों का एक समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण करता है, जिससे आप कह सकते हो कि आर्थिक प्रणाली का विश्लेषण एवं बड़े पैमाने पर आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है? बाजार अर्थव्यवस्था में, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बाजार अर्थव्यवस्था में। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है? तो इस किस में नहीं करती बेटा ये? तो ये आपका बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार जो होती है वो हस्तक्षेप नहीं करती है बिल्कुल भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसने दिया है जहाँ कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है। ऑप्शन बी, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हों। ऑप्शन सी, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो। ठीक है, ऑप्शन डी, जहाँ आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। ये आपका क्वेश्चन UPU DA और LDA प्री 1999 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, तब जाकर के मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? ऑप्शन ए, श्रम की न्यून कार्य क्षमता, ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति कम आय, ऑप्शन सी, पूंजी निर्माण की न्यून दर, ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ये आपका UPPSC मेन 2004 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। यानी कि इसने कहा है कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी ये कोई हमारी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय, बृहद बेरोजगारी। इसने हमें नीचे कूट भी दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 134 जो दे रखा है इसने ये होगा। सबसे पहले तो आपका कृषि की प्रधानता होनी चाहिए, फिर आपका न्यून प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए, और फिर बृहद बेरोजगारी होनी चाहिए। ठीक है, तब जा करके
ये जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषता में ये सब सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक है, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट यानी कि प्री में इसका पूछा गया 2004 में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, एक पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी एक विकासशील अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी एक विकसित अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मैं बता दूं, वे सभी अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती हैं जहां आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। विश्व बैंक के अनुसार इन्हें अगर देखा जाए तो इन्हें दो उप श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक निम्न मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था और दूसरा उच्च मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था। तो निम्न मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था जो है $1996 से $3895 प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होती है, और उच्च मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था जो है $3896 से $12,055 प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय तक होती है। ठीक है, ये होती है आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी। ये आपका यूपीपीएससी पीएससी मेंस 2011 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रण होती है, ऑप्शन बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, ऑप्शन सी केवल निर्यात होता है, न तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न तो निर्यात ना ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। ठीक है, आप कह सकते हो कि ये अर्थव्यवस्थाएं विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र नहीं होती हैं। क्या कहलाती हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। ये आपका IAS 2011 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आपको प्रत्येक चैप्टर्स के MCQ टेस्ट सीरीज़ के टाइप से हम जल्दी कवर करवाते जाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स जिन्हें चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। इसका PDF आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहीं आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।